हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा हरियाणा सीटी ग्रुप डी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले 14 सेट है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रखे हैं। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर आपको क्रैक एग्जाम पूर्वी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर अलग से प्ले लिस्ट बना के दे रखी है, उनको जाकर जरूर चेकआउट करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सामान्य जानकारी जो आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों के अंदर शामिल नहीं किया गया, यानी कि रामसर स्थलों की सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया, वो हो जाएगी डल झील। अब ये पूछ ले डल झील कहाँ पर है, तो डल झील हो जाएगी जेके के अंदर, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर झीलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं चिल्का झील की। तो भारत की खारे पानी की झील मानी जाती है चिल्का झील। स्थिति पूछ ले कहाँ पर हो जाएगी, ओडिशा राज्य के अंदर। यहीं पर बात कर लेते हैं लोकटक झील, बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है झीलों से रिलेटेड। तो लोकटक झील हो जाएगी मणिपुर राज्य के अंदर। डल झील आपको बता दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कबिनी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है। कबिनी नदी किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है कावेरी नदी। और कावेरी नदी की ये सहायक नदी है कबिनी नदी। कौन सी पुस्तक है बाणभट्ट के द्वारा लिखित है, कौन सी पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखित है, तो बाणभट्ट के द्वारा जो लिखित पुस्तक है हर्ष चरितम्बी। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, पहले एक क्वेश्चन बन जाएगा ये बाणभट्ट कौन है। राजा हर्षवर्धन थे, उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनकी ये पुस्तक थी हर्ष चरितम, जो राजा हर्षवर्धन की जीवन शैली के बारे में है। और यहीं पर बात कर लेते हैं अष्टाध्यायी एक पुस्तक दी गई है। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की थी, ये पूछ ले, पाणिनि के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे दिया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है। भारतीय योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 पीसी महल नोबिस्बी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनको आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है। आधुनिक सांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है, पीसी महल नोबिस को। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पीसी महल नोबिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 5, सांची के अंदर जो स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। पूछ लिया यह भारत के अंदर सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है। स्थिति पूछ ली भी, सांची का स्तूप है कहाँ पर है, तो राज्य की बात कर लेते हैं, तो राज्य हो जाएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। इसने पूछा है डिस्ट्रिक्ट किस जिले के अंदर है, तो मध्य प्रदेश का ये जिला हो जाएगा रायसेन जिले के अंदर भी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कि बात कर लेते हैं, ये जो सांची का स्तूप है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बन सकता है, यहाँ पर जो ईंटों की संरचना है अर्ध गोलाकार ईंटों की संरचना भी शामिल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे दिया, खालिस्तान को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का जो शासन है प्रशासन है ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ये कब की बात है, तो ये बात हो जाएगी डियर 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 के अंदर जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने इलाहाबाद के अंदर एक दरबार लगाया हुआ था और वहां पर जो महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी उनको पढ़ा। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, कंपनी के शासन को समाप्त करना। नेक्स्ट है डियर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 के अंदर। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर जब ये
21 वर्षों से अधिक रहने के बाद जब ये वापस आए इंडिया के अंदर तो अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के दो अलग अलग टाइपों के अंदर यानी कि दो विभिन्न तरीकों में व्यक्त किया गया है जीडीपी को। एक तो बता दिया इसके अंदर सांकेतिक जीडीपी यानी कि नॉमिनियल जीडीपी, दूसरा क्या हो जाएगा रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन 1 डियर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी पूछ ली भी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी नर्मदा नदी। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। ये इस नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा कुंड से ये निकलती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी। निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी ये हो जाएंगे टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच एक युद्ध भी होता है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा निर्मित खालिस्तान लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। पूछ लिया इनका निवास स्थान कहाँ पर था? तो इनका निवास स्थान हो जाएगा लाल किले के अंदर। लाल किला कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली के अंदर। पूछ ले इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 1639 के अंदर जो इनकी राजधानी थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां के द्वारा। और ये पूछ ले जो लाल किला है ये किस से बना हुआ है? तो लाल और सफ़ेद पत्थरों से बना हुआ है। कई बार एग्जाम के अंदर इसके डिज़ाइन का श्रेय पूछ लिया जाता है। इसका डिज़ाइन या इसका वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 का जिक्र हुआ है किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता का प्रावधान निहित है? किस भाग के अंदर? अनुच्छेद का भाग हो जाएगा भाग नंबर 4 के अंदर भी। जो आर्टिकल 44 है ये पूछ ले किस से रिलेटेड है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक माना जाता है आर्टिकल 44 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 के अंदर पूछ लिया डेटा को किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे यानी कि व्यवस्थित करेंगे इनको कॉलम के अनुसार भी। ऑप्शन नंबर कॉलम नहीं आएगा, इसको टेबल और रो। इसका राइट आंसर आ जाएगा भी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा भी टेबल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित जो बिल होता है विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकता है? यानी कि मैक्सिमम टाइम होता है वो 14 डेज का होता है, 14 दिन तक। और धन विधेयक है या वित्त विधेयक है इसका वर्णन पूछ ले किस अनुच्छेद के अंदर है? आर्टिकल 110 हो जाएगा अनुच्छेद 110 के अंदर। कौन सा स्थान है जहां स्थित दरे के साथ यानी कि दरे के साथ सुमेलित नहीं है? इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इसके अंदर बनिहाल है वो पीर पंजाल ये भी राइट है, हमें बताना है सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा भी जेलेपला जास्कर, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अगर जेलेपला पर्वत की बात करें जो दरे की बात करें तो ये भारतीय राज्य सिक्किम और चीन के तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है जेलेपला दरा। बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 सामान्य विज्ञान। ये भी आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और स्पेशल साइंस की क्लास आपकी हरियाणा सीटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है। 2 क्लासें डाल रखी हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और HSC के द्वारा 2015 से लेकर 2023 तक HSC के द्वारा जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको हरियाणा सीटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर या तो आप सर्च कर सकते हो या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहां से चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? शीघ्रोत्पत्ति रिएक्टर है जो बिजली पैदा करने के लिए एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, यानी कि प्रक्रिया पूछ ली किस प्रक्रिया से करेगा?
एक होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, एक होता है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। तो ये हो जाएगी विखंडन प्रक्रिया के रूप में बिजली उत्पन्न करता है। कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से बताना है विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा है, किसकी एनर्जी होगी वो सबसे अधिक होगी। चुंबकीय विकिरणों की दृष्टि से देखें तो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आ जाएगा एक्स किरणें भी। ऑप्शन नंबर 4 डियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है एक तार के अंदर बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैंने कम से कम भी आपको सीईटी प्री एग्जाम हुआ था पहले ही बता दिया था। अगर 2 गुना की बात होती है तो डायरेक्ट आंख बंद कर 4 गुना कर देना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तब क्या होता है? जब टीवी का स्विच ऑन करेंगे तो ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ दिखाई देंगे, यानी कि श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। आंतों के रोग से निदान पाने के लिए, यानी कि आंतों का रोग है उससे निदान पाने के लिए किस प्रकार की किरणों का उपयोग करेंगे? एक्स किरणों का भी। ऑप्शन 1 डियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें होती हैं ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाएगी? आंख के रेटिना की तुलना अगर कैमरे से करने लगें तो किस पार्ट से करेंगे? फिल्म से करेंगे भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाने का कारण पूछ लिया। जब दूध में से क्रीम अलग निकलती है तो वो कारण क्या होता है? ये कारण हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। और जो अपकेंद्रीय बल होता है वो कौन करेगी? एक तो ये हो गया मथने के बाद, एक जो घरों के अंदर वॉशिंग मशीन होती है वो भी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट देखिए डियर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे कि कथन के अंदर दे दिया एक तीक्ष्ण वर्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन, यानी कि पूछ लिया एक 4 पहिए वाला वाहन है और वर्ताकार जा रहा है, यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि बाहरी पहिया पर उल्टेगा या जो अंदर वाले पहियों पर उल्टेगा, यानी कि या फिर बाहर की तरफ फिसलेगा या फिर अंदर की तरफ फिसलेगा। यानी कि 4 पहियों का एक वाहन है और एक वर्ताकार स्थिति, यानी कि एक मोड़ बोल सकते हो, या फिर हम वर्ताकार स्थिति के अनुसार यानी कि इसको चलें और ये 4 पहिए वाला है तो किस प्रकार की पोजीशन लेगा? इसके अंदर क्या होगा, जो अंदर के पहिए होंगे वो तो उल्टेंगे और ये जाएगा कहाँ पर? बाहर की तरफ जाएगा। तो अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ ये फिसलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 भी। 24 नंबर क्वेश्चन दे दिया निम्न प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? कौन सा कांच है वो पराबैंगनी विकिरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डियर क्रुक्स कांच भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो क्रुक्स कांच होता है ये पराबैंगनी विकिरणों को क्या कर लेता है? इसके अंदर जो अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? यूरिया उर्वरक के उत्पादन के रूप में किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरिया होता क्या है। ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। कई बार एग्जाम के अंदर इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH2CO, यहाँ पर 2 लिखा है, NH2CO N और H और 2, NH2CO NH2 इसका केमिकल फार्मूला होता है। ये पूछा क्या है किसका प्रयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में होता है? तो CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस पूछ ली। कौन सी गैस का यूज कर कर खाना बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मीथेन गैस। जो घरेलू उपयोग के अंदर लाई जाने वाली बायोगैस होती है या फिर गोबर गैस का ही मुख्य घटक होता है
मीथेन गैस। मीथेन गैस की बात करें तो ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है, और ये गैस की बात करें तो दलदली क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य था। बेंजीन की बात कर लेते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर बेंजीन का फार्मूला पूछ लिया जाता है। C6H6 हो जाएगा भी, C6H6 है बेंजीन का फार्मूला हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा भी इसमें 12 सिग्मा और 3 बाई बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 डियर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाता है। अभी निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों की दृष्टि से देखें तो कौन सा प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर प्रचुरता के अंदर पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु किस प्रकार डिपेंड करेगी। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर हो जाएगा भी इसके अंदर वार्षिक वल्लियों की संख्या के आधार पर वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। कोबरा सर्प का विषम पूछ लिया होता है। राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा भी तंत्रिका विषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर टाइम बचा तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। अब कर लेते हैं भी इसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन उसके बाद हरियाणा जीके को भी कंप्लीट करेंगे। जीके की और ज़्यादा क्लास आपको इस चैनल पर देखने को भी मिल जाएगी। हरियाणा जीके बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पर कवर करवा रखी है। अलग से प्लेलिस्ट देखोगे तो बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर हरियाणा जीके के, इंडिया जीके के और सीईटी ग्रुप डी के भी प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इसके अंदर किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया। कोई सज्जन यानी कि ना तो नाम का पता उसका, तो कोई सज्जन की बात हुई है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर निकल कर आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा, यानी कि इसके नाम का कोई पता नहीं है, यानी कि कोई सज्जन था। आगे क्वेश्चन है, कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, इसके अंदर हो जाएगा अपाच्य कुपाच्य, ये जोड़ी नहीं होगी। यानी कि अगर बात करें अपाच्य, अपाच्य का विपरीत यानी कि विलोम की बात करें तो सुपाच्य होता है, और यहीं पर शुक्ल है उसका कर्षण हो जाएगा, बरबर है उसका सम्यक हो जाएगा, अक का विग हो जाएगा। बाकी ये तीनों ठीक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर गलत दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चयन करना है। कौन सा वाक्य होगा शुद्ध होगा, तो इसके अंदर डायरेक्ट राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। धवंस शब्द का विलोम शब्द पूछ लिया, क्या होगा। धवंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धवंस यानी कि बर्बाद कर देना, इसका उल्टा करेंगे यानी कि निर्माण करना। समानार्थिक शब्दों के आधार पर यमुना शब्द के उचित समूह का चयन कीजिए, यानी कि यमुना के अलग अलग कौन से नाम हो सकते हैं। कालिंदी बोल सकते हैं, कृष्णा बोल सकते हैं, सूर्य सूता बोल सकते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है एक मुहावरा है। इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्थर की लकीर होना, ये एक प्रकार का मुहावरा है। नेक्स्ट है पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ बताना है। पारा न उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, यानी कि पारा न उतरना यानी कि अशांत होना। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। मृत्यु दंड, ये हो जाएगा शुद्ध शब्द। मृत्यु दंड को कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द की बात करें तो वागीश्वरी होता है, शारदा होता है, श्री होता है, सुधी नहीं होता, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो इसके अंदर हो जाएगा अनगणित तारे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिमाण यानी कि कोई संख्या को बताता है, यानी कि 50 गज जमीन ये 50 बता रहा है। इसके अंदर 2 किलो सेब, यानी कि सेब की दृष्टि से देखें तो 2 किलो है,
पानी की बात करें तो 10 लीटर है। हरियाणा सामान्य ज्ञान को कवर कर लेते हैं। करंट अफेयर को मिलाकर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम धीरे धीरे कवर करवा देंगे। निम्नलिखित में से राज्य सरकार के द्वारा विद्युत सुधार हेतु किए गए प्रयासों के लिए कौन से कथन हैं वो सत्य हैं। पहला कथन कहता है हाल ही के अंदर हरियाणा सरकार शिविरों से जो बहने वाले गंदे पानी से बिजली बनाने की तकनीकी का काम करेगा। दूसरा कथन दिया गया है अभी, इस प्रक्रिया के अंदर तकनीकी को कजाकिस्तान से लिया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर कथन एक ही सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की द्वितीय भाषा घोषित किया गया था। किस भाषा के प्रोत्साहन हेतु उसे राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था। दूसरी भाषा हो जाएगी पंजाबी भी। हिंदी को हरियाणा की राजभाषा के रूप में पहचान कब मिली थी। 1 नवंबर 1966 को। और हिंदी दिवस की बात कर लेते हैं तो आज 14 सितंबर है। हिंदी दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78, हरियाणा के मैदानी भागों में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। मैदानी भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। पीले भूरे रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है मैदानी भागों के अंदर। हरियाणा के अंदर नई आईटी नीति किस वर्ष लागू की गई थी। हरियाणा के अंदर नई आईटी नीति किस वर्ष लागू की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात हरियाणा से भी कम है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात है हरियाणा से भी कम है। हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं तो हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात हो जाएगा 877। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात 877 है। और इस राज्य से कम लिंग अनुपात वाला जिला जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा वो हो जाएगा दमन और द्वीप, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़। ये सारे के सारे हो जाएंगे। एक एक कर मैं सभी का लिंग अनुपात आपको बता देता हूँ। जैसे कि बात कर लेते हैं, चंडीगढ़ का लिंग अनुपात हो जाएगा 818, दादरा नगर हवेली का लिंग अनुपात हो जाएगा 775 और दमन और द्वीप का लिंग अनुपात हो जाएगा 618। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकराज लोक लाज से चलता है, ये नारा था हरियाणा के किस राजनीतिक के द्वारा दिया गया था। किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। ये लोकराज लोक लाज से चलता है। राइट आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल के द्वारा। चौधरी देवीलाल की बात कर लेते हैं तो 25 सितंबर को इनका जन्म दिवस होता है। हर साल 25 सितंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं तो 2001 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और भारतीय राजनीति के अंदर इनको किसानों को मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के जन्मदाता के नाम से भी इनको जाना जाता है। चौधरी देवीलाल के नाम पर ही हरियाणा के अंदर CDLU यानी कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, वो भी हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, और इससे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको ताऊ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए 82, रोहतास सिंह दहिया। रोहतास सिंह दहिया का संबंध पूछ लिया किस खेल से है। रोहतास सिंह दहिया का संबंध की बात कर लेते हैं, कुश्ती से है। रोहतास सिंह दहिया का संबंध हो जाएगा कुश्ती से। इनको 1998 के अंदर इनको अवार्ड दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 83, किस शहर को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है किस शहर को कहा जाता है, तो चंडीगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियों में से कौन सा पत्थर मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके अंदर पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता के अंदर स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी। किस ग्रंथ के अनुसार हमें पता चलता है, ये हो जाएगा हर्ष चरितम के द्वारा। और हर्ष चरितम की रचना मैंने पहले ही बता दी थी, बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। राजा हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्यस्थल बनाया था। हरियाणा का हिसार जिला हो जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले के अंदर गुजरी महल भी स्थित है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ की बात कर लें हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। कपिल मुनि के
पिता कर्दम ऋषि ने कहाँ कठोर साधना की थी? कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि के द्वारा कहाँ पर कठोर साधना की थी? राइट आंसर हो जाएगा हसन डेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को कब बनाया गया था? हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन की अगर बात कर लेते हैं 1992 के अंदर जो संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संशोधन के द्वारा देश के अंदर जो पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई थी और हरियाणा के अंदर पंचायती राज निर्वाचन अगर प्रणाली की बात कर लेते हैं तो 24 अप्रैल 1994 को बनाई गई थी। नेक्स्ट है लाडली योजना के अनुसार जो दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष सरकार के द्वारा कितने रुपए की राशि दी जाती है? 5000 रुपये भी। भिवानी के अंदर पहली सूती वस्त्र मिल है वो कब लगी थी? हरियाणा के भिवानी के अंदर बात करें सूती वस्त्र मिल की अगर बात करें तो पहली मिल 1945 के अंदर स्थापित की गई थी। और भिवानी की अगर बात कर लेते हैं तो भिवानी की स्थापना पूछ ले, भिवानी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 22 दिसंबर 1972 को भी 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के भिवानी जिले की स्थापना हुई थी। हरियाणा के हिसार जिले से अलग करके इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, किस चिड़ियाघर को नवीकरण करके उसे वन्य जीव संरक्षण और शिक्षा को समर्पित किया गया था? किस चिड़ियाघर को नवीनीकरण करके? तो राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भी भिवानी जो छोटा चिड़ियाघर भी। नेक्स्ट हमारे पास और इस चिड़ियाघर की स्थापना पूछ ले तो 1982 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका आधुनिकरण की बात कर लेते हैं तो इसका 2006 के अंदर इस चिड़ियाघर का आधुनिकरण किया गया था और इसे वन्य जीव संरक्षण विभाग को सुपुर्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ये गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कौन से जिले के अंदर होगी? गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले के अंदर होगी? तो ये हो जाएगा हरियाणा का फरीदाबाद जिला भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है राज्य के आधुनिक साहित्यकारों में शामिल नहीं है? इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोरखनाथ भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके शिष्य थे वो थे चौरंगी नाथ। और चौरंगी नाथ के द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है बोहर मठ की स्थापना किसने की थी? तो चौरंगी नाथ के द्वारा की गई थी और ये चौरंगी नाथ थे गोरखनाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के द्वारा अपर्दन हरियाणा के किन जिलों में अधिक होता है? वायु अपर्दन होता है वो हरियाणा के अंदर किस जिलों के अंदर सबसे ज्यादा होता है? तो दक्षिण पश्चिमी जिलों के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास राजकीय राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? राजकीय राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? ये लोक निर्माण विभाग के द्वारा भी, लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम गंतव्य वाले जिलों को सम्मिलित कीजिए, यानी कि कम गंतव्य है उनको सूची के अनुसार बताना है, यानी कि इनका मिलान करना है। तो सिरसा की बात कर लेते हैं तो सिरसा का हो जाएगा 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भिवानी की बात कर लेते हैं, भिवानी का हो जाएगा 342। फतेहाबाद की बात कर लेते हैं तो 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और हिसार की बात कर लेते हैं तो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमचंद्र उर्फ हेमू थे, इनकी जन्म स्थली पूछ ली कौन सी थी? हेमचंद्र की बात कर लेते हैं तो ये मध्यकालीन इतिहास के अंदर हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये रेवाड़ी के निवासी थे। इनके पिता का नाम की बात कर लेते हैं तो इनके पिता का नाम पूर्णादास था। और इनकी जाति पूछ ले तो ये जाति डूसर से संबंधित थे। 1556 की बात है, अक्टूबर 1556 के अंदर आगरा और दिल्ली पर इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था और विक्रमादित्य के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले पहले हिंदू शासक थे और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे हेमचंद्र भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 99, हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछ लिया कौन सा हो जाएगा? भीम पुरस्कार हो जाएगा हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। इसके द्वारा प्रतिवर्ष खिलाड़ियों को जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ के अंदर जो प्रमाण पत्र वगैरह है दान किया जाता है। कौन सा शहर है भारत के प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में अग्रणी है?
कौन सा शहर हो जाएगा, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। डियर ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय करना ना भूलें। पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उनकी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, अलग से चेकआउट कर लेना। 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सीटी ग्रुप डी के आपको देखने को मिल जाएंगे। हरियाणा सीटी ग्रुप डी के लिए जीके की और साइंस की क्लास है वो हरियाणा सीटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे तो आपको चैनल देखने को मिल जाएगा। उम्मीद यही करूँगा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।